हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर में ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पक्सिनिया फंजाई का पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, यानी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। किसी भी सीरियल प्लांट पर अगर पक्सिनिया फंजाई अटैक कर देता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस प्लांट पर इन्फेक्शन हो चुका है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पक्सिनिया फंजाई के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि पक्सिनिया फंजाई की लाइफ साइकिल के अंदर 5 स्टेजेस आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आती है यूरिडियल स्टेज, सेकंड स्टेज आती है टीलियल स्टेज। तो इस प्रकार से लगभग 5 स्टेज में स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें हम यूरिडियोस्पोर, टिलिटियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर या एसिडियोस्पोर के नाम से जानते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर यूरिडियोस्पोर को कवर कर लिया था। सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टिलिटियोस्पोर से, यानी इसकी जो सेकेंड स्टेज टीलियर स्टेज होती है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको आज की इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए टिलिटियोस्पोर या टीलियल स्टेज। नॉर्थ इंडिया में अप्रैल के महीने में जब गेहूं पकने लगता है तो यूरिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो टिलिटियोस्पोर का निर्माण करना या फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मौसम या क्लाइमेट गर्म या शुष्क ड्राई होता चला जाता है वैसे वैसे अधिक टिलिटियोस्पोर्स बनते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि एक ही सोरस पर यूरिडियोस्पोर और टिलिटियोस्पोर दोनों के दोनों दिखाई देते हैं। टिलिटियोस्पोर वाले जो धब्बों को हम बोलते हैं टिलिटियोसोराई, तथा ये टिलिटियोसोराई होस्ट प्लांट की लीफ या स्टेम पर गहरे बहुत ही डीप ब्लैक कलर के स्ट्रैक्स के रूप में दिखाई देते हैं। यूरिडियोस्पोर्स की तरह टिलिटियोस्पोर का निर्माण भी मल्टी सेल्यूलर फंजाई हाइपी के बाइन्यूक्लिएट सेल्स में होस्ट की बाह्य त्वचा यानी होस्ट एपिडर्मिस के नीचे होता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे ही एपिडर्मिस भ्रष्ट होती है यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा टिलिटियोस्पोर्स, ये स्टॉक होता है, ये टिलिटियोस्पोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीचे की तरफ वस्कुलर बंडल्स हैं, ये पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे वाले डायग्राम में जिसमें आपको दिखाई देगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस में टिलिटियोस्पोर्स का निर्माण कैसे होता है। तो टिलिटियोस्पोर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो वही बाई सेल्ड स्ट्रक्चर्स होती है। प्रत्येक टिलिटियोस्पोर जो होती है वो बाई सेल्ड स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक्सोस्पोर जो होता है, एक्सोस्पोर यानी बाहरी भित्ति काफ़ी मोटी और भूरे रंग की होती है, और इसकी जो अंतः भित्ति होती है, इनर वाल जो होती है जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं, वो भी काफ़ी पतली होती है। आकार में 50 से 60 माइक्रोन तक होते हैं तथा यंग स्टेज में टिलिटियोस्पोर के दोनों सेल्स में दो न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन मैच्योर स्टेज में टिलिटियोस्पोर के दोनों सेल्स में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूजन करके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। इन टिलिटियोस्पोर में अनफेवरेबल पीरियड का सामना करने की कैपेबिलिटी होती है, और फसल कटने पर ये टिलिटियोस्पोर भूमि पर गिर जाते हैं और रेस्टिंग पीरियड व्यतीत करते हैं, और ये वायु के द्वारा, एयर के द्वारा पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं, दूर दूर बिखर जाते हैं। इसके बाद नंबर 3rd स्टेज आती है बेसिडियल स्टेज। इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब जो टिलिटियोस्पोर स्वतंत्र होकर भूमि पर गिरे हुए थे वो फेवरेबल कंडीशन आने पर उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्टिव हो जाता है, और टिलिटियोस्पोर की दोनों सेल्स के जर्म पोर से होकर एक पतले ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर प्रोमाइसिलियम बाहर निकलती है, जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस बेसिडियम में आ जाता है और सिंपल डिवीजन द्वारा 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाता है। ये 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई जो होते हैं ये बेसिडियम में लगभग समान दूरी पे स्थित होते हैं, जिनके बीच सेप्टम बन जाता है, और इस प्रकार बेसिडियम एक 4 सेल्स वाली स्ट्रक्चर बन जाती है। बेसिडियम की प्रत्येक सेल में एक छोटी सी नली के समान स्टेरिगमेट बनते हैं। स्टेरिगमेट प्रत्येक अग्र पर ये जो है बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, और इस प्रकार बने 4 बेसिडियोस्पोर में 2 प्लस होते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं, यानी कि अपोजिट स्ट्रेन के होते हैं, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलोगोफंजाई की लाइफ साइकिल के अंदर मैंने डिस्कस किया था। तो सेम वही केस यहाँ पर भी होता है। अगर ये जब तक ये प्लस और माइनस वाले नहीं मिलेंगे तब तक दोबारा से डाइकैरियोटिक माइसिलियम नहीं बनेगा, तब तक के दोबारा से बाइन्यूक्लिएट की कंडीशन नहीं आएगी। तो फिलहाल आपने देखा बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये अलग अलग स्ट्रेन के हो चुके हैं, कुछ प्लस स्ट्रेन के होते हैं, कुछ माइनस स्ट्रेन के होते हैं। जब बेसिडियोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं तब स्टेरिगमेटा से वाटर ड्रॉपलेट मेथड के द्वारा ये अलग हो जाते हैं, और वायु द्वारा, एयर के द्वारा ये जो है एकांतर अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरिस वल्गेरिस की पत्तियों पर पहुंच जाते हैं। बारबेरिस वल्गेरिस की पत्तियों पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि ये दोबारा से गेहूं की पत्तियों पर अटैक नहीं कर पाते। तो नंबर 4 पर स्टेज आती है पिक्निडियोस्पोर।
इसे कहा जाता है पिकनिडियल स्टेज। बेसिडियोस्पोर जो कि गेहूं के पौधे पर इन्फेक्शन करने में असमर्थ होता है, स्वतंत्र होकर के वायु द्वारा बारबेरिस वल्गेरिस की पत्ती पर पहुंचने पर वहां पर अंकुरन करता है, यानी कि जर्मिनेशन करता है। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर जर्म ट्यूब बना करके बारबेरिस की पत्ती में स्टोमेटा द्वारा एंटर करता है। होस्ट बारबेरी के जो टिश्यूज हैं उसमें इंटरसेल्यूलर प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलेगो फंजाई के केस में भी देखा था। वहां पर भी प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसिलियम बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइसिलियम होता है वो हेट्रोथैलिक होता है। हेट्रोथैलिक मतलब वहाँ पर दो अपोजिट स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर बनते हैं। कुछ समय पश्चात इस कोनोकैरियोटिक या प्राइमरी माइसिलियम और स्यूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाता है, जो बाद में एक फ्लास्क जैसी पिक्निडिया या पिक्निडियल कप या जिसे हम स्पर्मोगोनिया कहते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ओस्टियोल द्वारा होस्ट की जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर खुलते हैं और पिक्निडिया से कुछ पतले पतले हाइफी निकलते हैं जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और स्पोरोफोर या पिक्निडियोफोर कहते हैं। इनके सिरे से छोटी गोल या अंडाकार हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट बेसिजीनस चेन बनाती हैं तथा इनको पिक्निडियोफोर या स्पर्मेटिया कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, पिक्निडियम के मैच्योर होने पर उसके ऑस्टियोल से बूंद के रूप में रस बाहर निकलता है और इसी के साथ साथ बहुत सारे पिक्निडियोस्पोर्स भी बाहर निकलते हैं तथा इन्फेक्टेड लीफ की अपर सरफेस पर स्मॉल स्मॉल येलो कलर के स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, मैच्योर पिक्निडियम का रस चूसने के लिए जब कोई भी इंसेक्ट कीट पतंगे जब पिक्निडियम के एक पिक्निडियम से दूसरे पिक्निडियम पर जाते हैं तो ओस्टियोल पर इकट्ठे पिक्निडियोस्पोर्स उनके शरीर से चिपक करके दूसरे पिक्निडियम पर पहुंच जाते हैं। जब भी अपोजिट स्ट्रेन वाले पिक्निडियोस्पोर्स प्लेक्सुअस हाइपी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो दोनों के बीच जो वाल होती है वो रफ्चर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और पिक्निडियोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो प्लेक्सुअस हाइपी से होता हुआ नीचे की ओर गति करता है। नंबर 5 पर स्टेज आती है एसिडियोस्पोर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, जिस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलेगो की लाइफ साइकिल के अंदर देखा कि दो प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसिलियम आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं, जस्ट यहाँ पर भी दोबारा से यूरिडियोस्पोर का निर्माण होगा। अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एसिडियोस्पोर। इसमें बेसिकली ये एसिडियल स्टेज है। पिक्निडियोस्पोर प्लस या माइनस प्लेक्सुअस हाइपी में जाने के पश्चात पिक्निडियम के नीचे उसी पत्ती की लोअर एपिडर्मिस की ओर प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसिलियम एकत्रित होने लगता है तथा इसी माइसिलियम में डाइकैरियोटाइजेशन से एक एसिडियम बनते हैं जिनको हम प्रोटोएसिया कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक ही डायग्राम बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग थ्योरी नोट डाउन कर लेते हैं। अब प्रोटोएसिया के माइसिलियम में हाइफी सेल्स बढ़ करके एक कम्युनिटी सा बना लेती हैं, एक समुदाय बना लेती हैं और इस कम्युनिटी की सभी सेल्स डाइकैरियोटिक होती हैं। ये कोशिकाएं प्राइमरी मोनोकैरियोटिक माइसिलियम द्वारा घिरे रहते हैं और डाइकैरियोटिक सेल्स एक डेंस ग्रुप में सीधी, लंबी तथा लोअर एपिडर्मिस की ओर बढ़ती हैं तथा इस ग्रुप को हम हाइमेनियम कहते हैं। इस हाइमेनियम की सेल्स एसियोस्पोर मदर सेल्स होती हैं और ये एसियोस्पोर मदर सेल्स लंबाई में बढ़ते हैं तथा सिर पर ट्रांसवर्स प्लांट में विभाजित होकर के एक सेल्स बनाती हैं जो मदर सेल से सेप्टम के द्वारा अलग हो जाती है। इसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे, तथा एक बीच की सेल्स इंटरकैलरी सेल्स बन जाती है जो कि स्टेराइल होती है। एसिडियोस्पोर मदर सेल्स लगातार डिवीजन के फलस्वरूप बेसिजीनस चेन में एसियोस्पोर्स बन जाते हैं जो कि इंटरकैलरी सेल्स द्वारा अलग रहती हैं। इन इंटरकैलरी सेल्स को डिसजंक्टर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसियोस्पोर को स्वतंत्र करने में सहायक होती हैं। एसिडियोस्पोर प्राय स्फेरिकल होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, डाइकैरियन होते हैं और 2 लेयर्ड होते हैं और आपसी दबाव के कारण ये पोलीगोनल मालूम होते हैं। ये एसिडियोस्पोर होस्ट की बाह्य त्वचा यानी कि होस्ट एपिडर्मिस को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं तथा वायु वर्षा द्वारा इनका डिस्पर्सल हो जाता है। जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो उस समय इनका डिस्पर्सल हो जाता है, या फिर बारिश हो रही है तब भी इनका डिस्पर्सल हो जाता है। ये एसिडियोस्पोर अब बारबेरिस वल्गेरिस के पौधे पर इन्फेक्शन नहीं कर सकते। अब ये एसिडियोस्पोर्स वायु के द्वारा, हवा के द्वारा ये मैदानी भागों में चले आते हैं और गेहूं के पौधों की जो लीफ होती है या स्टेम होता है उन पर जर्म ट्यूब बना करके स्टोमेटा द्वारा एंटर कर जाते हैं और डाइकैरियोटिक माइसिलियम बना देते हैं जो कि फिर से यूरिडोस्पोर बनाता है। तो इस प्रकार से पक्शिनिया फंजाई 2 होस्ट पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। अगर मैं इसके लाइफ साइकिल के डायग्राम के बारे में बात करूँ तो ये डायग्राम आपको वहाँ पर एग्जाम पेपर में बनाना होगा। इस डायग्राम में बेसिकली आप देखेंगे, सबसे पहले आप लोग यूरिडियोस्पोर बनाएंगे जिसमें आपको स्पोर्ट्स की तरह दिखाना होगा। ये ब्राउन कलर के स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूरिडोसोराई, और इसका अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे या वर्टिकल सेक्शन देखेंगे इसमें लीफ में, तो आपको कुछ इस तरह से ये यूरिडोस्पोर्स इसमें नजर आएंगे। फिर उसके बाद टीलियोस्पोर्स यहाँ पर दिखाना होगा। इस तरह से आप लोगों को पांचों की पांचों जो स्टेज है वो सब आपको यहाँ पर दिखाना होगा डायग्राम के जरिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।